हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय क्लासेज मैथ परिवार में मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ पढ़ते हैं। अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। और इसके तहत मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास करंट है या फिर वोल्टेज है, पावर है, एनर्जी है या फिर फ्रीक्वेंसी है, इन सब तमाम जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है उनका मेजरमेंट हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं, इन सब तमाम चीजों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, आज की क्लास को उसी जो पिछला क्लास है उसी से आगे की जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। और बेसिकली अभी हमारा पहला जो सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करेंगे उसमें क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एक्टिव एलिमेंट और दूसरा होता है आपका पैसिव एलिमेंट। तो इन दोनों एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे और इनमें कौन कौन से एलिमेंट है, उसका मेजरमेंट हम किस इक्विपमेंट्स के द्वारा करेंगे, इन सब तमाम चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दिया था मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ये हालांकि बेसिक में पढ़ना है आपको, बीडब्ल्यू में पढ़ना है, वहां पे मैंने बताया था आपको, बट यहां पे इसकी जरूरत है इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। इसको कहते हैं हम लोग वैद्युत अवयव। हिंदी में क्या कहेंगे? वैद्युत अवयव। ठीक है, तो ये जो वैद्युत अवयव है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये सबसे पहला जो भाग है हमारा वो है आपका एक्टिव एलिमेंट। क्या है? एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट। तो पहला तो टैप है आपका एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वो भी पहले देख लीजिए। इसका नाम है क्या? इसका नाम है पैसिव एलिमेंट। ठीक है, दो तरीके के एलिमेंट होते हैं। अब ये दो कौन कौन से एलिमेंट है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई? हिंदी में क्या कहेंगे बताइए? हिंदी में क्या कहेंगे इसे? एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या एक्टिव मतलब एलिमेंट के बारे में। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। एक्टिव एलिमेंट को हम लोग कहते हैं सक्रिय अवयव। सक्रिय अवयव। और जो हमारा सेकेंड टैप है यानी कि जो पैसिव एलिमेंट है उसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय अवयव। निष्क्रिय। ठीक है, तो निष्क्रिय और सक्रिय ये दो अवयव हैं। अब इसका मीनिंग क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए, हम लोग बात करते हैं सक्रिय अवयव की। सक्रिय अवयव वे अवयव हैं जो सोर्स हमें सप्लाई करता है, यानी कि जो भी सोर्स को जनरेट करता है या फिर जो पावर को सप्लाई देता है उसे हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है बैटरी। ठीक है, बैटरी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। और जो हमारा SCR है, अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जो हमारा SCR है उसको भी एक्टिव एलिमेंट के श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये भी जो सप्लाई देता है, करंट को सप्लाई देता है, सर्किट को टर्न ऑन करता है। और सर्किट को टर्न ऑन करने की जो भी चीजें हैं यानी कि सप्लाई जो भी दे रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। सो बेसिकली एक्टिव एलिमेंट सप्लाई हमें देता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसे कोई भी
एलिमेंट जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को सप्लाई देता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट कहेंगे, यानी कि सक्रिय अवयव कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट की। और मेरे प्यारे बच्चों, पैसिव एलिमेंट जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट किसका है, जस्ट अपोजिट है आपका सक्रिय अवयव का, यानी कि एक्टिव एलिमेंट का। सो पैसिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके सप्लाई को कंज्यूम करता है, या यूं कहे कि एनर्जी को ये कंज्यूम करता है, यानी एनर्जी इसमें डिसिपिएट होगा या फिर कंज्यूम होगा। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं इसे पैसिव एलिमेंट। यहां पर डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, यहां पर फिलहाल आपको क्लासिफिकेशन की ओनली जरूरत है। और डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि वे युक्ति, वे अवयव जो हमें क्या करता है, सप्लाई प्रोवाइड कराता है, या जो हमें सप्लाई देता है, जनरल वर्ड में लिखना चाहे तो क्या कहलाएगा, सक्रिय अवयव कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल यानी जो क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा जरूरी है। बेसिक में मैंने डेफिनेशन इसका लिखवा रखा है, बट यहां पर इसकी डेफिनेशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा है आपका पैसिव एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, और वही 3 एलिमेंट, वैसे एलिमेंट तो बहुत हो सकते हैं, बट जो मेन जो आपका एलिमेंट है, बेस एलिमेंट है पैसिव एलिमेंट में, वो आपका 3 है। और तीनों के बारे में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है जानकारी रखना। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो सबसे पहला जो इसमें है एलिमेंट वो क्या है देखते हैं। ये सबसे पहला जो एलिमेंट है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका रेसिस्टेंस। क्या है, रेसिस्टेंस। अब जानते हैं, भली बात इससे परिचित है, बीडब्ल्यू आपने पढ़ा है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इंडक्टेंस, या फिर आप रेसिस्टर लिख लीजिए तो और बेहतर होगा। रेसिस्टर है, रजिस्टर, उसके बाद आपका इंडक्टर है। पहला आपका रजिस्टर, दूसरा आपका इंडक्टर, और तीसरा आपका क्या है, कैपेसिटर। ये जो तीनों एलिमेंट है ना, ये तीनों एलिमेंट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट है पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट का, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड का। क्योंकि जितने भी लोड है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फील्ड में, जितने भी लोड हैं, चाहे वो बल्ब हो, ट्यूब हो, फैन हो, एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, मोटर, जनरेटर, जो भी चीजें हैं, ट्रांसफार्मर, ये सारे के सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जिनमें कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई एक या कोई दो या फिर तीनों एलिमेंट मौजूद होते हैं। यानी कि इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पर ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स या डिवाइसेज बेस्ड है। ठीक है, सो बेसिकली हमें इनका मेजरमेंट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सो यहाँ पर बेसिकली हमने आपको इसलिए सिर्फ बताया क्योंकि हमें पता करना है कि इन सब का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि दो चीजें क्या है, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, दोनों के आपके बात समझ में आ गया होगा कि पैसिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी को डिसिपेट करता है या फिर एनर्जी को कंज्यूम करता है। जैक रजिस्टर भी पावर को कंज्यूम करता है, इंडक्टर भी पावर को कंज्यूम करता है, कैपेसिटर, रजिस्टर में एक्चुअली एनर्जी डिसिपेट होता है, सॉरी, है ना, एनर्जी इसमें डिसिपेट होता है, ये कंज्यूम करता है, ये भी कंज्यूम करता है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं एनर्जी को कंज्यूम करने की जो कैपेबिलिटी है, जो भी करता है, वो आपका पैसिव एलिमेंट कहलाता है। और जो आपका एलिमेंट, जो आपका सप्लाई देता है, उसे हम एक्टिव एलिमेंट कहें। ऐसे याद रखने के लिए सिंपली है, जो देता है वो एक्टिव एलिमेंट, और जो लेता है वो पैसिव एलिमेंट। जो देवे हैं वो एक्टिव एलिमेंट, जो लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग करेंगे यहां पर क्या, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, है ना। ये जो एलिमेंट हमने बताया था आपका पैसिव एलिमेंट, उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, है ना। सो बेसिकली हम लोग मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, देखिए दोस्तों, इसका तो पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिजेज, है ना, एसी ब्रिजेज हम पढ़ेंगे। और बेसिकली ये जो एलिमेंट है ना, इसको हम लोग एसी ब्रिज के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके हेल्प से क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं उसका। ठीक है, चाहे रेसिस्टेंस हो और या इंडक्टर हो या फिर कैपेसिटर हो। बट यहाँ पर सिर्फ आपको मैं इतना बताऊंगा
कि इन सब का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे उपयोग में लाता है, उसमें क्या डिजाइन होगा, उसका क्या कंस्ट्रक्शन होगा, क्या इक्वेशंस बनेंगे, वो सब तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एसी ब्रिजेज। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग बेसिक ये जानकारी बात करना चाह रहे हैं कि अगर आपसे मान लो कोई पूछ ले कि बताइए ओम रेसिस्टेंस को हम लोग किस तरह से, कौन से मेथड से मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आपको इतना तो पता है कि जो करंट है ना, करंट का मेजरमेंट हम लोग किससे कर लेते हैं? करंट का मेजरमेंट हम लोग एम्पियर से, एमीटर से कर लेते हैं। वोल्टेज का मेजरमेंट हम लोग वोल्ट मीटर से कर लेते हैं। पावर का मेजरमेंट हम वाट मीटर से कर लेते हैं। एनर्जी का मेजरमेंट हम लोग एनर्जी मीटर से कर लेते हैं। लेकिन अगर पूछ दे आपको कि बताइए रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो क्या कहेंगे? अगर इंडक्टर का मेजरमेंट पूछ लिया कि कैसे करें, तो क्या कहेंगे आप? अगर आपसे पूछ ले कैपेसिटर का मेजरमेंट कैसे करें, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेसिस्टेंस भी देखिए। रेसिस्टेंस भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तीन प्रकार से रेसिस्टेंस भी बांटा गया है। एक है आपका लो रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस पहला टाइप क्या है? लो रेसिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका मीडियम रेसिस्टेंस। मीडियम रेसिस्टेंस। और जो तीसरा है वो है आपका हाई रेसिस्टेंस। तो तीन प्रकार के जो रेसिस्टेंस है, इन तीनों रेसिस्टेंसों के बारे में हम लोग देखेंगे। एक तो आपका लो रेसिस्टेंस, मीडियम रेसिस्टेंस और आपका हाई रेसिस्टेंस। ठीक है, देखो सबसे पहले देखिए कि ये लो रेसिस्टेंस की वैल्यू का मतलब क्या हुआ। लो रेसिस्टेंस हमेशा या तो इक्वल या फिर लेस देन 1 ओम होता है, यानी 1 ओम या उससे कम की वैल्यू है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लो रेसिस्टेंस कहेंगे। ध्यान रखेंगे कि अगर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लेस देन 1 ओम है या फिर एक या एक से कम वैल्यू है रेसिस्टेंस का, तो वो हमेशा कहलाएगा लो रेसिस्टेंस। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखना है, अगर मीडियम में हम बात करें तो मीडियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर ये आपका रेसिस्टेंस की वैल्यू है, ये 1 ओम से तो ज्यादा रहेगा और 100 ओम से, 100 किलो ओम से एक्चुअली में, है ना, 100 किलो ओम से अगर कम रहेगा तो वो कहलाएगा मीडियम रेसिस्टेंस। यानी कि 1 से 100 के बीच में अगर वैल्यू है रेसिस्टेंस का तो वो आपका मीडियम रेसिस्टेंस कहलाएगा। और रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू मोर देन 100 किलो ओम हो जाए, मोर देन अगर 100 किलो ओम हो जाए, तो समझ लीजिए वो रेसिस्टेंस आपका हाई रेसिस्टेंस की कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को एक सेकंड में। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको आपने समझ में आ गया होगा कि रेसिस्टेंस आपका जो कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज है, यानी कि देयर कैपेबिलिटी है। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से कम है तो वो आपका लो रेसिस्टेंस कहलाएगा। अगर 1 ओम और 100 ओम किलो ओम के बीच में है तो मीडियम। और अगर आपका रेसिस्टेंस मोर देन 100 किलो ओम है, दैट मीन्स वो कैटेगरी किस में रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है उस रेसिस्टेंस को? हाई कैटेगरी ऑफ रेसिस्टेंस में रखा गया है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सवाल यह है कि इन सब का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे? अलग अलग लेवल ऑफ रेसिस्टेंस का मेजरमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं लो रेसिस्टेंस की बात अगर हम करें, तो मेरे प्यारे बच्चों लो रेसिस्टेंस में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन जो सबसे साधारण तरीका वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ओम मीटर। क्या? ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं लो रेसिस्टेंस की वैल्यू का। मेजरमेंट करने के और भी कई तरीके हैं, बट यहाँ पे फिलहाल मैं आपको एक ही तरीका लिख रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जानना। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें किसकी? मीडियम रेसिस्टेंस की, तो मेरे प्यारे बच्चों मीडियम रेसिस्टेंस में बहुत सारे तरीका है मेजरमेंट करने का, लेकिन जो सबसे फेबुलस तरीका है, जो सबसे फेमस तरीका है, वो आपका क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखेंगे अगर आपको लो रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो ओम मीटर का यूज करेंगे, मीडियम रेजिस्टेंस का यूज करना है तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बात करते हैं किसके? हम हाई रेजिस्टेंस की, तो हाई रेजिस्टेंस के केस में हम लोग यूज करते हैं जिस मेजरमेंट का, मतलब जिस मेथड का, वो आपका कौन सा है? वो मेथड है आपका है मैगर। मैगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं?
हाई रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर में लगभग 1 मेगा ओम से अधिक वैल्यू होती है उस इंसुलेटर की, क्योंकि इंसुलेटर की वैल्यू रेसिस्टेंस, इंसुलेटर में करंट पास होना ही नहीं चाहिए, तभी तो इंसुलेटर कहलाएगा। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब होता है दो जो मटेरियल इन विच करंट डज नॉट अलाउ टू फ्लो, यानी कि जिसमें ऐसे मटेरियल जो करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ ही ना करता हो, जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं मैगर कहते हैं, और सॉरी उसे ही हम इंसुलेटर कहते हैं। और इंसुलेटर का जो रेसिस्टेंस है, चूंकि हाई रेसिस्टेंस है, तो इसीलिए इंसुलेटर का जो रेसिस्टेंस है उसका मेजरमेंट करने के जो तरीका है वो कौन सा है? मैगर है, यानी कि मैगर के द्वारा हम लोग उच्च रेसिस्टेंस का यानी कि हाई रेसिस्टेंस का मेजरमेट करते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपने समझ लिया होगा। पहले तो आपने देखा कि लो रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है किस रेंज में, फिर उसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? ओम मीटर। फिर मीडियम रेसिस्टेंस की वैल्यू बिटवीन 1 ओम एंड 100 किलो ओम के बीच में रहेगा, और मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब हम बात करते हैं हाई रेसिस्टेंस की, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो मोर देन 100 किलो ओम रहेगा, और इसको मेजर करने के लिए हम लोग मैगर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा एक टिप्स कि जो मैगर है, मैगर के द्वारा हम लोग अर्थ रेसिस्टेंस या फिर हम लोग क्या बात करते हैं, मतलब अर्थ रेसिस्टेंस या फिर इंसुलेशन, इंसुलेटर जो है उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इंसुलेटर की जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे अब क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ इंडक्टर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर की वैल्यू को अगर मेजर करना है तो हम लोग कौन कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर इंडक्टर को कैटेगराइज करेंगे 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट में आ, बात करेंगे। एक आपका है लो इंडक्टर, ठीक है, एक आपका है लो इंडक्टर। नेक्स्ट आपका क्या है? मीडियम इंडक्टर, मीडियम इंडक्टर, मीडियम, मीडियम इंडक्टर। और जो तीसरा पार्ट है आपको, वो क्या आपको पता ही है? हाई इंडक्टर, है ना? हाई इंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये 3 है, तीनों टाइप को बारे में हम लोग बात करेंगे बारी बार से। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सो देखिए, यहाँ पर लो इंडक्टर की बात अगर हम करें, तो लो इंडक्टर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जिस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम आपको याद रखना है बस फिलहाल तो,
एल एंडरसन ब्रिज, ठीक है, एल एंडरसन ब्रिज, ठीक है। अभी फिलहाल आपको क्या नाम याद, या सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद रखना है, ठीक है, एल एंडरसन ब्रिज, ठीक है। ये आपका, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर का लो इंडक्टर जो है उसके द्वारा हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मैक्सवेल इंडक्टर ब्रिज, ठीक है, मैक्सवेल इंडक्टर ब्रिज। और ये जो आपका हाई रस इंडक्टर है, इसके लिए जो हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं वो आपका क्या है, हेज ब्रिज, ठीक है। देखिए इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स हैं वैसे, लेकिन जो फेमस और पॉपुलर मेथड है वो ये तीन मेथड है, जिसका आमतौर पे इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहद आसान है और हम लोग करते भी हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, कि जो तीन मेथड है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग अच्छे से करते हैं, मतलब इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज टू ज्यादा है, क्योंकि इसकी एफिशिएंट ज्यादा है मेजरमेंट करने के लिए। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर लो इंडक्टर और मीडियम इंडक्टर और हाई इंडक्टर का जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी फैक्टर किया गया है, जो कि क्वालिटी फैक्टर अभी आप नहीं समझेंगे, वो बाद में जब हम इसका, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना एसी ब्रिजेस, तब वहां मैं आपको बताऊंगा, तब हम लोग क्वालिटी फैक्टर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि लो इंडक्टर और मीडियम इंडक्टर और हाई इंडक्टर, ये तीन प्रकार के इंडक्टर्स होते हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूं तो क्वालिटी फैक्टर 10 के रेंज में होता है, अगर लेस देन 10 है तो आपका लो इंडक्टर होगा, अगर 10 और 100 के बीच में है तो मीडियम इंडक्टर, और 100 से ऊपर है तो आपका हाई इंडक्टर। बट आपको क्वालिटी फैक्टर के बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, एल एंडरसन ब्रिज की। जब लो इंडक्टर जो आपका मेजरमेंट है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, और मैक्सवेल इंडक्टर ब्रिज के लिए किसके लिए यूज करेंगे, मीडियम इंडक्टर के लिए, और हेज ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग किसके लिए, हाई इंडक्टर के लिए। इसमें एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए आपका लो इंडक्टर है, एल से लो है, यहां पर एल एंडरसन है, यानी कि एल एंडरसन मेथड इस्तेमाल हम लोग करते हैं लो इंडक्टर का मेजरमेंट करने के लिए। अच्छे से ध्यान रखिएगा, एल का मतलब है एल एंडरसन, यानी कि लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मीडियम इंडक्टर है, तो मीडियम में यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सवेल है, तो मैक्सवेल ब्रिज का हम इस्तेमाल करते हैं, मैक्सवेल इंडक्टर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो निश्चित रूप से आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपका एच, यानी कि हाई इंडक्टर, तो यहाँ पर देखिए हेज में, तो हेज आपका ब्रिज इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाई इंडक्टर को मेजर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा मेथड है, ट्रिक है, मतलब अच्छा है, तरीका है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं अच्छे से और कभी भूलेंगे नहीं। अब एल एंडरसन ब्रिज फॉर द लो इंडक्टर, एल एंडरसन ब्रिज फॉर द लो इंडक्टर, मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम इंडक्टर का जो आपका मेथड है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मैक्सवेल, और हेज ब्रिज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग मीडियम के लिए। हेज ब्रिज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मीडियम के लिए, सॉरी, हेज ब्रिज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हाई इंडक्टर के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाई के लिए हेज, मीडियम के लिए मैक्सवेल, और लो के लिए एल एंडरसन, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब इसको आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर, है ना। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर, हाँ। तो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर में देखिए आपके, वैसे तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बट इसमें कैटेगराइज नहीं किया गया कि किस लो कैपेसिटर या हाई कैपेसिटर या मीडियम कैपेसिटर, इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। इसमें ओनली बेस्ड है कि फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, इसके बेसिस पे आपका इसमें कई सारे मेथड जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सबसे जो फेमस आपका मेजरमेंट मेथड है आपका कैपेसिटर का, वो आपका डी शॉर्टी है, ठीक है, डी शॉर्टी, डी शॉर्टी, ठीक है, ये डी शॉर्टी ब्रिज कहते हैं इसको। और शेयरिंग ब्रिज, एक आपका शेयरिंग ब्रिज भी है ना। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि डी शॉर्टी ब्रिज के द्वारा हम लोग किसका मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन में रहेगा आपका लो रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, हाई रेसिस्टेंस, इस तरीके से ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डी शॉर्टी ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज, ये दोनों ब्रिजेज जो है ना बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर के लिए। एल एंडरसन ब्रिज किसके लिए, लो इंडक्टर के लिए। मैक्सवेल ब्रिज किसके लिए, आपका मीडियम इंडक्टर के लिए। और जो आपका क्या था, हेज ब्रिज, जो कि हाई इंडक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखना है आपको बेसिकली, क्योंकि डायरेक्टली पूछता है, उल्टा भी पूछ सकता है और सीधा भी पूछ सकता है। सीधा ये पूछ सकता है कि बताइए कैपेसिटर का मेजरमेंट हम लोग किस ब्रिज के द्वारा करते हैं, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा एल एंडरसन ब्रिज,
डी सॉटी ब्रिज, व्हाइटस्टोन ब्रिज, और एक और आपका दे देगा क्या, कोई सा भी दे देगा, मान लीजिए कि हेज ब्रिज दे देगा, तो उसमें से एक ही होगा आपका डी सॉटी ब्रिज। सीधा कैसे पूछ सकता है, सीधा ये पूछ सकता है कि बताइए शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल हम लोग कौन से एलिमेंट के मेजर करने के लिए करते हैं। इसमें दे देगा आपको इंडक्टर, कैपेसिटर, हाई इंडक्टर या फिर आपका लो इंडक्टर, इस तरह से दे देगा आपको, और आपको पता करना होगा उसमें। तो ध्यान रखेंगे, रेसिस्टेंस के लिए लो रेसिस्टेंस ओम मीटर, ठीक है। उसके बाद आपका मीडियम रेसिस्टेंस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज, और हाई रेसिस्टेंस के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था हाई रेसिस्टेंस के लिए, मैगर। फिर हम बात करते हैं इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए हमने क्या बताया, इंडक्टर के लिए तीन प्रकार के, जिसमें से लो रेसिस्टेंस का मेजरमेंट, लो इंडक्टर का मेजरमेंट हम लोग एलिंडरसन मेथड से, मीडियम इंडक्टर का जो मेजरमेंट हम लोग किसके लिए करेंगे, मैक्सवेल से, और दूसरा आपका तीसरा जो आपका क्या था, हेज ब्रिज के द्वारा हम लोग हाई इंडक्टर का मेजरमेंट करेंगे। और कैपेसिटर के लिए दो फेमस है, ध्यान रखेंगे, पहला तो आपका यही है टी शॉर्टी, और दूसरा आपका शेयरिंग ब्रिज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेजरमेंट आपका जो एलिमेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। बाकी हम इसके बारे में पूरा ब्रिजेज भी पढ़ेंगे, पूरा पढ़ना है वो हम लोग, लेकिन चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे एसी ब्रिजेज तब, अभी तो फिलहाल इंट्रोडक्शन के तौर पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब है क्या, ये तो आपको बेसिक चीजें समझ में आ गया है ना। अब क्या है कि कुछ इंपोर्टेंस टर्मिनोलॉजी है। अब ये इंपोर्टेंस टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप मेजरमेंट करने के लिए जाते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट आप अपने घरों में कर सकते हैं, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर सकते हैं, एज ए जूनियर इंजीनियर कर सकते हैं। आप जब लैब में जाएंगे तो वहां पे कर रहे होंगे आप, अगर आप पढ़ते होंगे, लैब में जाते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे कि वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट। बच्चों, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, वहां पर बहुत सारे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो मेजरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर फिलहाल उन टर्म्स के बारे में जानकारी पहले ले लेते हैं, ताकि जब हम मेजरमेंट करने जाएं, तो जब ये टर्म्स हमारे सामने आए, तो हम इनसे पहले से अगर रूबरू रहेंगे, तो हमें अचानक से ये नहीं पता करना होगा कि ये टर्म कौन सा है या इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जब आप कोई काम करने जाते हैं, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को आप नहीं समझते हैं, तो दिक्कतें आती हैं उस काम को सही रूप से करने में। जैसे सपोज कीजिए, आप एक टिकट ले रहे हैं, टिकट बना रहे हैं आप, ठीक है, टिकट बना रहे हैं, और टिकट मान लीजिए कि आपका एक छोटा बच्चा है, छोटा भाई है, जो अभी 3 साल या 2 साल का है मान लीजिए, है ना। होता क्या है कि उन 2 साल के बच्चे का जब आप टिकट काटने जाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे एरोप्लेन, हालांकि ट्रेन में तो नहीं कटता है, 5 साल से ऊपर का आपका हाफ टिकट लग जाएगा, लेकिन जब फ्लैट की टिकट लेते हैं तो वहां पर उस 2 साल के बच्चे का भी क्या करना होता है, टिकट लेना होता है। जब आप फ्लाइट का टिकट लेंगे ना, तो वहां पर क्या होता है कि आपको वहां पे एक ऑप्शन आता है, उसमें आता है इन्फेंट, टिकट फॉर इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है जो आपका शिशु है, नवजात शिशु है, या फिर जो बालक है, जो कि जिसका एज क्या है, 2 साल से कम है, बिलो देन 2 ईयर्स, या बिलो देन 3 ईयर्स, वो कैटेगरी बना होता है, ठीक है। आप इस बात से समझेंगे, अगर इन्फेंसी नहीं पता आपको, तो आप वहां पर बड़ी मुश्किल हो जाएगा समझने में चीज, है ना। इसी तरीके से जब भी किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, तो वहां पर उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे मान लीजिए मेजरमेंट में बहुत सारे ऐसे टर्म्स है, जैसे रेजोल्यूशन है, प्रिसीजन है, उसके बाद आपका एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी है, ठीक है। इन सब जो आइडियल वैल्यू है, और क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू है, ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पहले से ही पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हर मेजरमेंट में रिपीटेड होंगे, है ना। हर मेजरमेंट में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को पहले ही समझ लेते हैं, और इससे हमारे लिए काम आसान हो जाता है जब हम चीज़ों को मेजर करने के लिए जाते हैं। हमें क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। पहली बात तो ये है कि आपको फ़ायदा वहाँ मिलेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, तो हर एक चैप्टर में हर एक इंस्ट्रूमेंट से वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर इन सब टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले से मीनिंग पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फ़ायदा, सबसे मेन फ़ायदा है।
दूसरा फायदा ये है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो टर्मिनोलॉजी में ही आपका समय बीत जाएगा, बट उनसे संबंधित जो क्वेश्चन जो भी पढ़ेंगे उनसे संबंधित क्वेश्चन हम भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग बात करेंगे किसका, स्केल का, ठीक है। पहले लिख देता हूँ हेडिंग, टेंस एंड टर्म्स। ठीक है, कुछ प्रमुख शब्द हैं, कुछ प्रमुख पद हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किससे रिलेटेड पद है, ये रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी और कोई और चीज समझ लें, कोई पोस्ट समझने लगे या कोई और सा पद किसी और चीज के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको ओनली रिलेटेड टू मेजरमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है, स्केल, ठीक है। स्केल के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। और बच्चों स्केल जो है ना, स्केल को हम लोग कहते हैं पैमाना। पैमाना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पैमाना क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने देखा ना कि स्केल होता है, स्केल यूज करते हैं ना, जिससे लकीर खींचने सीधा, उसका काम सिर्फ लकीर खींचना नहीं है, उसका काम है मेजरमेंट करना। आमतौर पर जो छोटी स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, और जो बड़ा सा स्केल होता है उसका दोगुना लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर का। एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। स्केल कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपने देखा होगा जरूर स्केल के, है ना। इस तरीके से आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है सेंटीमीटर। ये आपने देखा होगा इस तरीके से स्केल, ठीक है। तो बेसिकली स्केल जो है ना वो क्या करता है, चीजों को मापता है, यानी कि पैमाना है किसी भी चीज को मापने का, लेंथ को मापने का पैमाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी स्केल बना होता है, यानी कि पैमाना बना होता है, और पैमाना के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हमें इंडिकेट करके बताता है इंडिकेटर कि ये वैल्यू, ये वायर में जो करंट की वैल्यू हो कितनी है। सपोज कीजिए आपने देखा होगा अपने लैब में, ये मान लीजिए आपके पास एक एमीटर है, आपने देखा होगा इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से स्केलिंग की होती है ना, जरूर देखा होगा इस तरीके से स्केलिंग। यहाँ पर लिखा होता है आपका ए का मतलब है एमीटर, ए का मतलब क्या है, एमीटर है ना। तो यहाँ पर छोटे छोटे स्केलिंग की होती है। इस तरीके से स्केलिंग की होती है एम्पियर में, है ना, एम्पियर में। और यहाँ पर जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर वो दिखाता है कि भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इंडिकेटर लगा होता है इस तरीके से, ये दिखाता है कि वैल्यू कितनी है, ठीक है, एमीटर में। ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 1 है, ये 3 है एम्पियर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी एमीटर जो है वो हमें बताता है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो कैसे बताएगा भाई, इंडिकेटर बताता है लेकिन किस पर चल के बताएगा, इस पैमाने पर चल के बताएगा, ठीक है। तो पैमाना क्या है, एक अंशांकित आपका एक वैल्यू, एक आपका स्केल होता है जिस पर अंशांकित मान होते हैं, उस पर अंशांकन किए गए होते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि किसी भी क्वांटिटी का एक्चुअल में मान कितना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों,
तो बेसिकली हमारा जो पैमाना वो क्या करता है, पैमाना एक आपका एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के मान को सूचित किया जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसके बारे में कि एक ऐसी युक्ति है यह पैमाना, पैमाना पैमाना के द्वारा किसी राशि का मान को सूचक के द्वारा सूचित किया जाता। बात समझ में आ गई? मतलब ये पैमाना के द्वारा किसी राशि का मापन, किसी राशि के मान को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, किसी राशि के मान को सूचक के द्वारा सूचित किया जाता है। सूचक क्या है? सूचक ये सूचक है। ये क्या है? सूचक है। सूचक, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इंडिकेटर। आपने देखा होगा जो पॉइंटर होता है ना, उसी को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर ये पूरा यहाँ पे नुकीला वाला पार्ट को पॉइंटर कहते हैं, और इंडिकेटर आपका जहां पे ये इंडिकेट करता है पूरा का पूरे वैल्यू को, है ना। तो बात समझ में आ गई आपको? और ध्यान रखेंगे ये पैमाना हमेशा अंकित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कैलिब्रेटेड होना चाहिए। इसको हम अंशांकन कहते हैं, अंशांकन। ठीक है, ये हमेशा पैमाना अंशांकित होना चाहिए। लिख लीजिए, पैमाना अंशांकन, अंशांकित, है ना, कैलिब्रेटेड, अंशांकित होना चाहिए। यानी कि ये कैलिब्रेटेड, ध्यान रखेंगे, कैलिब्रेटेड का कैलिब्रेशन कहते हैं इसको हम लोग। कैलिब्रेशन का मतलब ये हुआ कि इसको अंश में, भाग में बांटा जाना होना चाहिए। यानी कि ये लिखा हुआ नहीं है ऐसे सीधा से, इतना सा लकड़ी ले लो आप, उसका मेजरमेंट कैसे, पहले वो लकड़ी कितने सेंटीमीटर खुद ही पता नहीं है। मान लीजिए ये है हमारे पास, ये जो मार्कर है, हमें इससे खुद ही नहीं पता है कितने सेंटीमीटर का, तो उसका मेजरमेंट कैसे कर लेंगे? मेजरमेंट हम उसी से कर पाएंगे जिसमें वो आपका अंकित रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप थर्मामीटर यूज करते हैं, थर्मामीटर ये है मान लीजिए, यह थर्मामीटर मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर अंशांकित क्या होता है? अगर अंशांकित क्या नहीं रहेगा तो आपको पता ही चलेगा कि एक्चुअली वैल्यू कितनी है ना, थर्मामीटर। तो अगर वैल्यू रहेगा लिखा हुआ तब ना, कि भाई मान लीजिए ये आपका 50 डिग्री, ये आपका मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस में, ये फारेनहाइट में मान लीजिए ये आपका 0 फारेनहाइट है। ठीक है, और ये आपका मान लेते हैं कि 50 डिग्री फारेनहाइट है, ये मान लेते हैं कि 100 डिग्री फारेनहाइट है। ठीक है, इस तरीके से ये मान लीजिए 105 है, ऐसे करके मान लीजिए 110 मान लीजिए। तो ये आंशांकित होता है, असांकित नहीं होगा, कैलिब्रेटेड नहीं होगा, तो हम वैल्यू के मान को पता नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पैमाना आपको समझ में आया होगा। पैमाना का मतलब है जिसके द्वारा हम किसी चीज का मापन करते हैं। सिंपल सी बात है, मापन करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो तरीका ही जिसके द्वारा हमें सूचित किया जाता है कि भाई इस चीज की मापन मान कितना है ना। जिस चीज के लिए, जिस चीज के द्वारा हमें बताया जाता है कि ये इसकी वैल्यू इतनी है, वो किसके द्वारा बताया जाता है? वो हमें स्केल के द्वारा बताया जाता है, वो हमें पैमाना के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, और हर एक इंस्ट्रूमेंट में वो चाहे हम बात कर रहे हैं फिलहाल, देखिए एनालॉग मीटर की बात चल रही है। ठीक है, डिजिटल में ऐसा नहीं होता है। डिजिटल में तो डिजिटल वैल्यू भी दिखाता है। आजकल डिजिटल ज्यादा चल रहा है ना, मल्टीमीटर भी डिजिटल आ रहे हैं, एमीटर वोल्टमीटर सब डिजिटल आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो कन्वेंशनल जो बड़े बड़े मशीन्स हैं उसमें वहां पर डिजिटल मीटर काम नहीं करता है। चले जाओगे मल्टीमीटर उठा करके, जहां पर 200 केवी का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, 400 केवी का ट्रांसफॉर्मर लगा, वहां चले जाओगे मल्टीमीटर लगा करके, खुद ही उड़ जाओगे, खत्म कहानी, मल्टीमीटर सहित गायब, है ना। तो वहां पर मल्टीमीटर नहीं चलेगा, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर का ताकत ही, पावर ही, कैपेसिटी कितनी होती है, औकात ही कितनी होती है। मल्टीमीटर की औकात इतनी नहीं होती है कि जाकर ट्रांसफॉर्मर के करंट को, वैल्यू को मेजर कर पाए। ठीक है, हालांकि आजकल बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया जिसमें काम किया जा रहा है, सीटीपीटी लगा करके, यानी करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर लगा करके उसको इतना प्रिसाइज कर दिया जा रहा है कि उसको मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कन्वीनियंट नहीं है, उसमें जो आपका एक्यूरेसी है वो कम हो जाता है। तो अभी भी जो बड़े बड़े मशीन्स हैं, पावर इंडस्ट्रीज है, जहां पर पावर जनरेशन होता है, जहां पर पावर ट्रांसमिशन होता है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर अभी भी जो कन्वेंशनल मेथड है मेजरमेंट का, उसी का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक एमीटर, वोल्टमीटर,
जो आपका है एनालॉग टाइप का, उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप थर्मामीटर कहोगे तो हाँ, थर्मामीटर काम चल जाएगा, थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर आ गया तो उसको आप आराम से, अब आजकल धीरे धीरे ये गायब होने लगा है ना, थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा डिजिटल। डिजिटल आपका जो डिजिटल थर्मामीटर है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो आपके पास अगर पैसे कम है तो भैया थर्मामीटर लीजिए एनालॉग वाला, ये वाला जो है जो इसमें इंडिकेटर लगा हुआ है इस तरीके से, और ज़्यादा पैसा आ रहे हैं आपके पास तो ठीक है ले लीजिए डिजिटल मल्टीमीटर, सॉरी डिजिटल थर्मामीटर, कोई दिक्कत नहीं हो, डिपेंड करता है। तो मैं अगर फिर से बता दूं कि जो लो सिग्नल है उसको मेजर करने के लिए, लो वोल्टेज लो करंट लो पावर को मेजरमेंट करने के लिए आप अभी भी डिजिटल मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हाइयर वैल्यू पावर है, हाइयर वैल्यू ऑफ सिग्नल्स है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग, ये हमारे लिए सफिशियंट नहीं है कि हम डिजिटली इसको इस्तेमाल कर सके, तो अभी वहां पे इसका इस्तेमाल है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो हर जितने भी एनालॉग मीटर्स हैं उस पर इंडिकेशन इस तरीके से दिया होता है, इसको हम लोग बेसिकली पैमाना कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पैमाना आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पैमाना विस्तार। क्या पढ़ेंगे? पैमाना विस्तार। चलिए बेटा, पैमाना विस्तार। पैमाना विस्तार, इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में स्केल रेंज। स्केल रेंज, स्केल रेंज कौन सी चिड़िया का नाम है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि स्केल है आपके पास कोई, ये मान लीजिए कोई स्केल है आपके पास, और इसमें मान लीजिए न्यूनतम वैल्यू ऑफ है, यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये बढ़ता जाएगा, इस तरीके से। ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 6 है, ये मान लीजिए 8 है, ये मान लीजिए 10 है सेंटीमीटर, सपोज कर लीजिए। तो पैमाना विस्तार क्या होता है? पैमाना विस्तार ये होता है कि हमारे जो स्केल है, उस स्केल का जो महत्तम पाठ्यांक है, महत्तम यानी कि मैक्सिमम रीडिंग है, उसको हम लोग स्केल रेंज कहते हैं। मतलब इसकी औकात क्या है, जहां तक ये मेजर कर सकता है ना। मान लीजिए कि हमें मेजर करना है 5 मीटर कपड़े का, तो इसकी औकात है कि 5 मीटर कपड़े को मेजर कर लिए एक बार में? नहीं, कई बार घुमाना पड़ जाएगा, थक जाओगे। ठीक है, 5 किलोमीटर को अगर मेजर करना है तो क्या हो जाएगा, थक जाओगे। तो इसीलिए एक्चुअली में रेंज का मतलब ये है, हमें ये बताया जाता है कि स्केल रेंज का मतलब कि उस पर्टिकुलर स्केल का, उस पर्टिकुलर पैमाने का औकात बताना। ठीक है, उसके रेंज को बताना। सो यहां पर अगर आपसे पूछे कि भाई बताइए इसका स्केल रेंज कितना है, तो आप क्या बताएंगे? स्केल रेंज हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यही इसका क्या है, मैक्सिमम रीडिंग है। यही क्या है, इसका मैक्सिमम रीडिंग है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास थर्मामीटर है, थर्मामीटर कितना मेजर कर लेगा भाई? ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेगा। मतलब हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37.5 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है ना। अब आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको मेजर कौन करता है? थर्मामीटर। और मुझे क्या करना है? मुझे मेजर करना है, सपोज कीजिए किसी जलती हुई लोहा का टेम्परेचर, या मान लीजिए हमें सन का टेम्परेचर मेजर करना है, अर्थ का टेम्परेचर मेजर करना है, भैया उड़ जाएगा वो, औकात ही नहीं है उसको मेजर करने का। ठीक है, सो बेसिकली उसकी रेंज ही नहीं उतनी है कि वो इतनी ज्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सके। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी चीज को आप अनुमान लगा सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक रेंज होता है कि वो इस रेंज तक के वैल्यू को आसानी से एक बार में वन टाइम से मेजर कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, सो स्केल रेंज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यह एक ऐसा टर्म है जो क्या है, किसी भी पैमाने का मैक्सिमम मैक्सिमम रीडिंग को बताता है। ठीक है, यानी कि किसी पैमाने का, या किसी, या या किसी पैमाने का अधिकतम
पाठ्यांक को बताता है। क्या बताता है? अधिकतम पाठ्यांक को बताता है, यानी कि उसके औकात को बताता है। किसके औकात को? उस स्केल को, उस पैमाने का। ठीक है, तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इट्स टेल्स अबाउट द मैक्सिमम रीडिंग ऑफ दैट स्केल। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसे कीवर्ड मैक्सिमम रीडिंग को बताता है। कौन? मैक्सिमम रीडिंग को बताता है कौन? स्केल रेंज। तो बेसिकली स्केल रेंज बराबर क्या हो गया? स्केल रेंज बराबर हो गया आपका मैक्सिमम रीडिंग। मैक्सिमम रीडिंग हो गया आपका स्केल रेंज। सो यहां पर स्केल रेंज कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि आपके पास कोई और इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 100 या फिर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहाँ पर आपका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसका स्केल रेंज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? थर्मोमीटर का इसका स्केल रेंज हो जाएगा आपका 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी मैक्सिमम यही है। मैक्सिमम यही है। इसका मैक्सिमम क्या है? ये है मैक्सिमम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो मैक्सिमम रीडिंग को कौन बताता है? मैक्सिमम रीडिंग को बताता है पैमाना विस्तार या स्केल रेंज। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्केल रेंज को आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसको यहां पर मैंने विस्तार लिखा है ना, विस्तार की जगह परास लिख लीजिए। ठीक है, परास, पैमाना परास होता है। ठीक है, बस इतना, वैसे और कुछ नहीं, बाकी सब चीज है। ठीक है, रेंज ठीक है, इंग्लिश में रेंज ही होता है, बट हिंदी में आपका परास होता है। ठीक है, पैमाना परास। परास मतलब कितना औकात है इसका। ठीक है, चलिए ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे, परास का मतलब समझ में आ गया, रेंज कितनी है, इसकी औकात कितनी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किस क्या, अब हम लोग बात करते हैं स्केल स्पैन की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्केल स्पैन, इसको हम लोग कहते हैं पैमाना विस्तार। पैमाना पैमाना विस्तार। ठीक है, उससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? पैमाना परास। ठीक है, इससे पहले क्या था? पैमाना परास, स्केल रेंज। और अब क्या है? पैमाना विस्तार, स्केल स्पैन। तो अब ये क्या चिड़िया है भाई? इसकी क्या चिड़िया है बताओ। मान लीजिए फिर से एक बार देखिए, पैमाना विस्तार का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है और इसकी वैल्यू की जो शुरुआत है ये यहां से होती है 0, और यहां मान लीजिए ये है 100, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये तो मैक्सिमम है, सॉरी ये तो मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही समझ में? भाई ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये चीज, ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या है? ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? स्केल स्पैन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। सो बेसिकली स्केल स्पैन क्या है? यह किसी यह किसी पैमाने का पैमाने का अधिकतम एवं न्यूनतम पाठ्यांक के अंतर को बताता है। ठीक है, क्या बताता है यह? किसी स्केल के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही आपका स्केल स्पैन होगा। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, अगर मुझे लिखना हुआ कि भाई स्केल स्पैन क्या होता है, स्केल स्पैन अगर मुझे लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पाठ्यांक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीडिंग माइनस, नीचे लिख दो क्या? ये क्या हुआ? स्केल यूनिट क्या, यहां पे लिखता हूं मैं। ठीक है,
अगर मुझे लिखना है स्केल स्पैन तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीडिंग माइनस क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ रीडिंग। हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के अंतर को ही हम लोग क्या कहेंगे? स्केल स्पैन कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आपका, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, छोटा हो गया ज़्यादा? चलिए देख लीजिएगा, अब की बार थोड़ा बड़ा लिखूंगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीडिंग है और आपका जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रीडिंग है, उन दोनों के बीच का अंतर है स्केल स्पैन का। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि स्केल स्पैन क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए स्केल स्पैन क्या होगा यहाँ पर, स्केल स्पैन, तो देखिए मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम कितना है? 100 है, माइनस क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछो यहां पर कि यहां बताइए, यहां पर क्या बताइए क्या होगा स्केल स्पैन, यहां पर स्केल रेंज तो आपको पता चल गया। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए स्केल स्पैन कितना होता है, तो भैया 100 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप पता कर, इधर क्या हो जाएगा स्केल स्पैन, इधर हो जाएगा स्केल स्पैन आपका कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, मतलब 0 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि हमेशा मैक्सिमम वैल्यू, आप कहेंगे सर ये देखिए 6 सेंटीमीटर तो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि इसका पैमाना विस्तार भी और पैमाना पैमाना विस्तार और पैमाना परास दोनों सेम है, ऐसे कैसे? कोई जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही होगा, कोई जरूरी ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि आपने स्केल को तोड़ दिया बीच में से ऐसे करके, अब ये स्केल ऐसे बन गया, ये स्केल आपके पास ऐसे बन गया, ये मान लीजिए यहाँ पे 50 है, आधा आधा बीच में से तोड़ दिया मान लीजिए, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, तो इसका स्केल रेंज कितना होगा बताइए? इसका स्केल रेंज जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो तो हो जाएगा आपका 100 ही, क्योंकि मैक्सिमम इसका कितना है? 100 है, लेकिन स्केल स्पैन कितना हो जाएगा? 100 में से 50 घटा दीजिए, यानी कि 50 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही? तो देखिए स्केल रेंज कितना है? 100, और स्केल स्पैन कितना है? 50, तो अब अंतर हो गया ना। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में, देखिए भाई मान लीजिए स्केल को जरूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो हर समय, हो सकता है 50 से स्टार्ट हो कोई स्केल, हो सकता है 100 से स्टार्ट हो कोई स्केल। तो जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है, उन दोनों के बीच का अंतर ही क्या है? स्केल स्पैन है। लेकिन रेंज क्या होता है? उसका जो औकात है, उच्चतम औकात, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें भी 100 है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें भी 100 है, लेकिन यहाँ पे स्केल स्पैन अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू यहाँ 50 से स्टार्ट ही कर रहा है, ये 50 से स्टार्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये इसका स्केल स्पैन आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बात समझ में आ गई आपको? अब हम लोग बात करेंगे, एक आदर्श मान है, क्या है नेक्स्ट, क्या है आपका आदर्श मान, यानी कि आइडियल वैल्यू, आदर्श मान। आइडियल वैल्यू, तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आइडियल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? आइडियल वैल्यू का मतलब है परम सत्य। आइडियल वैल्यू का मतलब क्या है? परम सत्य। आइडियल वैल्यू का मतलब है परम सत्य। परम सत्य को कहते हैं 100% परफेक्ट। 100% परफेक्ट मतलब कोई भी एक ऐसा मान जो 100% परफेक्ट हो, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो आइडियल वैल्यू है। इसका आप समझेंगे कैसे? देखिए,
मान लीजिए कि आप कोई बाइक लेने गए या कोई स्कूटी लेने गए, मान लेते हैं जुपिटर स्कूटी लेने गए आप, टीवीएस की मॉडल है जुपिटर, आपको पता होगा। तो अगर आप जुपिटर लेने गए और जब आप गए वहां पर, तो कंपनी वालों ने, शोरूम वालों ने कहा कि कंपनी दावा करती है कि इसकी जो माइलेज है वो आपका, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर लीटर है। ऐसा कंपनी दावा करती है कि अगर आप 1 लीटर तेल देंगे जुपिटर में, 1 लीटर प्रति लीटर, प्रति 1 लीटर तेल पर यह 60 किलोमीटर का आपको ट्रेवलिंग करा देगा। यानी कि 1 लीटर तेल अगर आप डालते हैं इसके अंदर, तो आप 60 किलोमीटर चले जाएंगे। अब बहुत खुश हुए, बहुत खुशी हुई कि चलो बढ़िया है, मजा आ गया, है ना, बहुत मजा आ गया। क्योंकि आपने सुना है, पड़ोस वालों ने ले रखा होगा आपका वो एक्टिवा, हीरो होंडा की जो आती है, तो बहुत खुश हो गए, कह रहे पड़ोस तो कहते थे कि ये तो 40 किलोमीटर भी नहीं चलता 1 लीटर में। और जब मैं जुपिटर पे आया हूं तो शो वाले खुद ही दावा कर रहे हैं, शोरूम वाले या कंपनी दावा कर रही है कि 60 किलोमीटर चल जाएगा 1 लीटर में। तो आप बहुत खुश हो गए, चलो बहुत मजा आ गया, तुरंत फटाफट ले लिया आपने और चल बसे। आपको घर पहुंचना है, संजोग बस आपका घर भी 60 किलोमीटर है। आपने कहा न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम, हम 1 लीटर ही तेल डालेंगे इसमें। बस आपने 1 लीटर तेल डाल दिया इसमें कि चलो 60 किलोमीटर हमारा घर है, हम चल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खुशी खुशी निकले, प्रसाद मंदिर में चढ़ाया और चल दिए घर की तरफ लेकर के। पता चला कि आपका जो जुपिटर है रास्ते में स्वाहा हो गया। स्वाहा मतलब रुक गए वहीं पे, तेल उसका स्वाहा हो गया, तेल खत्म हो गया। और अभी घर आपको लगभग और जाना है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, या हो सकता है 25 किलोमीटर और जाना हो, या हो सकता है 15 किलोमीटर और जाना हो, यानी कि 40 या 45 किलोमीटर ही चल पाया 1 लीटर में। तो हो गया ना खेला, हो गया खेला। तो कंपनी ये दावा करती है कि 60 किलोमीटर ये चलेगा। अगर ये 60 किलोमीटर चल जाती 1 लीटर में, यानी आपको घर आप पहुंच जाते बिना रुके, तो इसका मतलब ये था कि ये 100% परफेक्ट है। और 100% परफेक्ट का मतलब है कि ये परम सत्य है। परम सत्य का मतलब कि जो कह रहा है, जो ये दावा कर रही है कंपनी, ये अपनी बातों पे बिल्कुल सही है। लेकिन वास्तविकता इससे कुछ परे है, वास्तविकता ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कि जो आदर्श मान है वो 100% परफेक्टनेस है, अपने आप में परफेक्ट है, ऐसा अगर है तो। लेकिन आइडियली हम बात करें तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, व्यवहारिक रूप से बात करते हैं, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आइडियल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कह रहा है वो हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि गॉड भी 100% परफेक्ट नहीं है, भगवान खुद भी परम सत्य नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे गाली मत देना, ठीक है। सो प्रैक्टिकली आइडियल वैल्यू जो है वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो हमेशा, और खास करके हम बात करते हैं मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट में 100% परफेक्ट चीज कोई चीज होती ही नहीं है ना। मान लीजिए कि सप्लाई है, मान लीजिए आपके पास एक ये सप्लाई, आपके पास ये सप्लाई, ये दावा करते हैं कि भैया अगर ये सप्लाई के साथ जोड़ोगे तो इससे 10 एम्पियर जाएगी करंट। ये सप्लायर दावा करता है कि अगर आप इस सोर्स के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे किसी भी चीज को, तो वायर में 10 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करा देगा। लेकिन जब आप इसमें एमीटर लगा दिया आपने, यहां पर जब आपने इसमें एमीटर लगा दिया, तो पाया ये एमीटर बता रहा है रीडिंग आपको भैया 9.4 एम्पियर है, यानी कि 10 से कम है। कोई जोड़ने की कम ही हो, मेजरमेंट में ज्यादा भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि ये वैल्यू आपको बता दे 10.6 या 4, कुछ भी बता सकता है। ये तो बाइक का एग्जांपल दिया मैंने, या जुपिटर का एग्जांपल दिया, जो कि अगर ज्यादा बताओ तो कम ही देगा हमेशा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इतना ही नहीं होगा ज्यादा तो सवाल नहीं उठता। लेकिन मेजरमेंट में ऐसा नहीं होता है, मेजरमेंट में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सोर्स, ये जो सोर्स है ये दावा करती है कि भैया मैं सोर्स कितने का हूं, मैं 10 एम्पियर का सोर्स हूं। कितने एम्पियर का सोर्स हूं? 10 एम्पियर का सोर्स, यानी मेरा रेटिंग कितना है? 10 एम्पियर का है।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 10 एम्पियर मिले आपसे, आपको हो सकता है 10 एम्पियर से ज्यादा मिले, या हो सकता है 10 एम्पियर से कम मिले। और कम मिले तब भी आइडियली नहीं हुआ, ज्यादा मिले तो भी आइडियली नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये परम सत्य नहीं हुआ, 100% परफेक्ट नहीं हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि मेजरमेंट में कोई भी चीज परफेक्ट होता ही नहीं है। चूंकि परफेक्ट नहीं होता है तो इसलिए मैंने लिख दिया कि, इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि आपका आइडियली, प्रैक्टिकली जो है आपका ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सो आप एक ही बात ध्यान रखेंगे कि आदर्श मान का मतलब होता है परम सत्य, 100% परफेक्ट। ठीक है, तो आइडियल मैन को आप लिखेंगे कैसे? अगर आइडियल मैन को लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? आइडियल मैन को कैसे लिखेंगे? सीधे लिखेंगे आदर्श मान किसी मापन का परम सत्य मान होता है। आइडियल मान क्या होता है? आदर्श मान किसी मापन का परम सत्य मान होता है, यानी कि 100% परफेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आइडियल वैल्यू आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए तो अब आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब अभी और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मेजरमेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करना सीखेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस भी होगा तो क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।